हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ज़ियाउल्लाह खान एंड वेलकम टू माय चैनल जेड स्क्वायर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा डिस्कशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है और अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, मॉडल, डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस तक हम आ चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट। और ये टॉपिक जितना डिटेल के साथ मैं कर रहा हूं, ये किसी भी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, किसी भी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है और कोर्स का हिस्सा है, ये किस तरह पॉसिबल है? तो भाई ये सारी की सारी चीजें जो अभी मैं कर रहा हूं, ये सारी के सारी चीजें बेसिक्स है। और बुक के अंदर बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यार प्लाज्मा सेल के अंदर गया बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा सेल के अंदर गया बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन फिर वहां पर ये डिटेल नहीं दी जाती कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये चीजें क्या है। या इस तरह और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या इस तरह पंप क्या होते हैं, गेट क्या होते हैं, और इस तरह चैनल क्या होता है या रिसेप्टर क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अभी मैं कर रहा हूं। पूरी बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, पूरी बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर ये चीजें टच हुई हैं। तो अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर कर दे इन चीजों के ऊपर, तो फिर ये चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ चीजें, कुछ नॉलेज हीरा होता है सदा के लिए, आज सीख लो तो जिंदगी भर खुश रहोगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट। किस तरह हम डिफाइन करेंगे? सो इट इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जब सेल के अंदर जाता है या बाहर आता है, तो इस आने जाने को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक सेल है और अभी ये वाला चीज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ जाता है, या इंट्रा सेलुलर स्पेस से ये वाला चीज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ आता है, तो इस आने जाने को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्लियर है यहां तक? मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ ऑक्सीजन हो गया, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स, या हमारे साथ और क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं जो सेल सेक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, इस तरह एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, या तो ये सेल के अंदर जाते हैं या बाहर की तरफ आते हैं। और आयंस हमारे साथ क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे आयंस हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड वगैरह, बहुत सारे आयंस हैं जो क्या करते हैं? या तो सेल के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं। तो इस पूरी आने जाने को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्लियर है यहां तक? अभी ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में हम ये कवर करेंगे। किस तरह होगा? 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट हमारे साथ होगा कि यार ये ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, वाई ट्रांसपोर्ट अकर, ये इसके पर्पस क्या है, रीजन क्या है, क्यों कुछ चीजें अंदर जाती हैं, क्यों कुछ चीजें बाहर आती हैं। ये अंदर जाना और बाहर आना, ये चीजें, ये ट्रांसपोर्ट क्यों होती है। यहां से ये चीज अंदर जाता है तो क्यों जाता है, या यहां से एक चीज यहां पर आता है तो क्यों आता है, इसके रीजंस हम पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि हाउ ट्रांसपोर्ट अकर, कि ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा। अब ये चीज अंदर जाएगा तो किस तरह जाएगा, मैकेनिज्म क्या है, तरीकाकार क्या होगा, या ये वाला चीज अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो यार ये चीज किस तरह आएगा बाहर, यानी मैकेनिज्म क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला पार्ट, वाई ट्रांसपोर्ट अकर। वाई ट्रांसपोर्ट अकर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, याद रखिए कि ट्रांसपोर्ट क्यों होता है। तो पहला रीजन क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू obtain nutrient,
सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होता है और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये कहाँ से आते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, ग्लूकोज सेल के अंदर कम हो गया, तो अब ये सेल क्या करेगा, बाहर से ग्लूकोज लेगा। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया और यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो अभी ये सेल क्या करेगा, ये ग्लूकोज बाहर से लेगा, तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएंगे, तो ये भी क्या है भाई, ये चीज जो है ये बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट का एक रीजन ये याद रखें कि थ्रू ट्रांसपोर्ट सेल अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरा करती है। पॉइंट नंबर टू हमारे साथ है टू जनरेट आयनिक ग्रेडियंट। आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए भी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट होता है। आयनिक ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर आयनिक इम्बैलेंस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस है, तो कुछ आयंस एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में ज्यादा होते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस में कम होते हैं, और कुछ आयन इंट्रासेल्युलर स्पेस में ज्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे साथ सोडियम है, तो सोडियम हमारे साथ एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रासेल्युलर। या हमारे साथ पोटाशियम है, तो पोटाशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में ज्यादा होता है, इंट्रासेल्युलर में ज्यादा होता है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में ये कम होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये आयनिक इम्बैलेंस है। ठीक है, इस आयनिक इम्बैलेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर आयनिक इम्बैलेंस को हम कहते हैं आयनिक ग्रेडियंट। और ये चीज जरूरी होता है फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल ये चीज आप लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, आप लोग देखेंगे, या जो है आप लोग देखेंगे ये मस्कुलर सिस्टम के अंदर, मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर, या जो है सेल सिग्नलिंग के अंदर, ये चीज आप लोग देखेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर जब हमारे साथ डीपोलराइजेशन होता है, पोलराइज स्टेट में हमारे साथ सोडियम बाहर की तरफ आता है, पोटाशियम अंदर की तरफ जाता है, और फिर क्या होता है डीपोलराइजेशन में फिर सोडियम अंदर की तरफ जाता है, पोटाशियम बाहर की तरफ आता है। तो दोनों साइड पर क्या होता है, मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर आयनिक इम्बैलेंस होता है, और फिर इस आयनिक इम्बैलेंस की वजह से हमारे साथ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। या फॉर एग्जांपल हमारे साथ मस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आप लोग देखेंगे कि यार जब हमारे साथ मसल कंट्रैक्ट करना होता है तो क्या होता है, सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है और मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर कैल्शियम की इम्बैलेंस आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं आयनिक ग्रेडियंट। और इस आयनिक ग्रेडियंट की वजह से फिर हमारे साथ क्या हो जाता है, मसल कंट्रैक्शन होता है। अब हम इस डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं कि यार नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन किस तरह होता है, मसल की कंट्रैक्शन किस तरह होता है, लेकिन ओवरऑल आप ये याद रखें कि आयनिक ग्रेडियंट जब जनरेट होता है तो वहां पर क्या होता है, कुछ आयंस जो है सेल के अंदर जाते हैं, कुछ आयंस जो हैं बाहर की तरफ आते हैं। तो ये भी क्या है भाई, आना जाना है, तो इस आने जाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का एक रीजन ये याद रखें कि आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3, टू मेंटेन suitable pH for enzymatic activities। यार आप लोगों को पता है सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू पीएच। हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसके ऊपर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक सेल है और इसके अंदर ये वाला एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम पीएच है 7, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इस सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ गई। और एसिडिटी बढ़ने का मतलब ये है कि यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गया। फॉर एग्जांपल यहां पर पीएच हो गया 5, पीएच डिक्रीज हो गया। तो आप लोगों को पता है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच इज इनवर्सली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एसिडिटी बढ़ गई तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ गई, और पीएच जो है ये डिक्रीज हो गया। तो पीएच के डिक्रीज होने से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी एसिडिटी ज्यादा होगी।
तो अब ये सेल क्या करेगा, अपनी एसिडिटी को कम करने के लिए ये सेल क्या करेगा, तो ये सेल अपने अंदर एक्सिस हाइड्रोजन को बाहर की तरफ निकाल देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। तो यहां पर जो एक्सिस हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ आएंगे यहां पर, तो ओवरऑल सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाता है तो एसिडिटी कम हो जाएगी, है ना इस तरह। या फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि ये पीएच बढ़ गया 10 तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पीएच का बढ़ना यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गया सेल के अंदर। तो अब सेल क्या करेगा, बाहर से हाइड्रोजन लेगा। तो यहां पर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप लगे होते हैं जिसे हम प्रोटॉन पंप कहते हैं या हाइड्रोजन पंप कहते हैं या हाइड्रोजन एटीपेज पंप कहते हैं। तो इन पंप के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन या बाहर की तरफ जाता है या बाहर से अंदर की तरफ आता है अपने एसिडिटी को या पीएच को मेंटेन रखने के लिए। तो एक पॉइंट ये है कि सेल अपने अंदर पीएच को मेंटेन रखने के लिए भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कुछ आयंस। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 हमारे साथ है टू सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस। यूजफुल सब्सटेंसेस के सिक्रेशन के लिए भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे साथ क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हो गई, बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, या हमारे साथ एंजाइम्स हो गई। सो सम सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल एंड नीड टू बी सिक्रेटेड। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रांसपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है और ये हमारे साथ है बीटा सेल है। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। तो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं। यहां पर ये इंसुलिन बनते हैं, लेकिन ये इंसुलिन यहां पर स्टोर होते हैं। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो ये बीटा सेल जो है ये इंसुलिन बाहर की तरफ सिक्रीट करते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, एक यूजफुल चीज है, एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो जब ये अपने टारगेट साइट पर जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है। तो इंसुलिन क्या है, ये एक यूजफुल चीज है। और सेल क्या करता है, बीटा सेल ये सीक्रेट करता है, यानी ये भी बाहर की तरफ आता है। तो ये क्या है, ये भी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट का एक रीजन ये भी है कि सेल क्या करता है, कुछ सेल के अंदर यूजफुल चीजें बनती हैं और फिर इन चीजों को सीक्रेट करना होता है। तो सीक्रेशन के लिए भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारे साथ है टू एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस। वेस्ट सब्सटेंसेस के एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। वेस्ट सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, इस तरह यूरिक एसिड हो सकता है, या हमारे साथ बिलिरुबिन हो सकते हैं, बिलिरुबिन हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, ये हमारे साथ फजूल किस्म की चीज़ें हैं। और जब ये बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, ये फजूल किस्म की चीज़ें बनाते हैं और फिर इसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक सेल है और ये फॉर एग्जांपल है लीवर सेल, हेपेटोसाइट। तो ये क्या करते हैं, बिलिरुबिन बनाते हैं। और ये बिलिरुबिन क्या है, ये एक वेस्ट सब्सटेंस है, इसको बॉडी से निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो ये सेल फिर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करता है। तो ये भी क्या है भाई, ये भी ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट का एक रीजन ये भी है कि वेस्टफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करना होता है। तो इसके लिए भी हमारे साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, कुछ पॉइंट्स है कि हमारे साथ ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, वाई ट्रांसपोर्ट अकर। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। या तो कोई चीज सेल के अंदर जाता है या कोई चीज सेल से बाहर की तरफ आता है। अब हम जाते हैं भाई दूसरी पार्ट की तरफ कि हाउ ट्रांसपोर्ट अकर, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा भाई, तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, हाउ ट्रांसपोर्ट आकर, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, मैकेनिज्म क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है
और अभी ये चीज सेल के अंदर जाता है तो किस तरह जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, या फॉर एग्जांपल अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ आता है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और बाहर की तरफ आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, डिफरेंशियली परमिएबल है, हर एक चीज इतनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता है, तो हर एक चीज का अपना एक मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। ठीक है, और या फिर आप इस पॉइंट को इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिसके थ्रू चीजें मेम्ब्रेन क्रॉस करती हैं और मेम्ब्रेन की आर पार ट्रांसपोर्ट होती है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, हम एक एक मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं होता है जैसा कि गांव में किसी तकरीब में सब लोगों को कुल-ए-आम दावत दी जाती है कि यार सब ने आना है, फिर जब लोग जाते हैं तो वहां पर किसी किस्म का चेक पॉइंट नहीं होता है और बगैर किसी रेजिस्टेंस के लोग अंदर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर बाहर आते हैं। ये ऐसा नहीं होता है ये ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह होता है जैसे कि आप लोग टेस्ट सेंटर जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर। फिर अगर आप अंदर जाने के अहल हैं तो आपको अलाउ करती हैं, अगर अहल नहीं है तो आपको बाहर प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं अंदर जाने से, है ना। इस तरह एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। सेल वॉल के बारे में आप लोगों को पता है कि सेल वॉल क्या है भाई, फ्रीली परमिएबल है, किसी किस्म का रेजिस्टेंस शो नहीं करता है, किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से सेल वॉल क्रॉस कर सकता है। सेल वॉल का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, चीज़ों को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड, या जो है ये क्या है, डिफरेंशियली परमिएबल है, नॉन पोलर चीज़ें अलाउ करती हैं, पोलर चीज़ें प्रिवेंट करती हैं, है ना। इस तरह ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल मम्मी पापा जैसे होते हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा, सेल वॉल पापा जैसे होते हैं। पापा क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, मेरे बच्चे को कोई तंग करेगा तो मैं जाके पिटाई करूंगा, ये होता है पापा का काम, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना। मम्मी क्या करती है, मम्मी डिसाइड करती है कि यार प्ला चीज़ घर में आनी चाहिए, प्ला चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए, प्ला चीज़ घर में ज़्यादा है और लाने की ज़रूरत नहीं है, या प्ला चीज़ घर में कम है या नहीं है और लाना पड़ेगा। ये सब के सब डिसीजन कौन लेती हैं, ये मम्मी लेती हैं कि कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। ये आने जाने वाला जो डिसीजन है ये कौन कंट्रोल करता है, ये मम्मी कंट्रोल करते हैं। मम्मी क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये मेम्ब्रेन के आर पार ये ट्रांसपोर्ट कौन कंट्रोल करता है, सेल वॉल कंट्रोल करता है या सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर है। और यार अब जब आप लोग टेस्ट सेंटर एंट्री करते हैं तो वहां पर सिर्फ स्टूडेंट एंट्री करते नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो टेस्ट सेंटर में एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पर स्टूडेंट होते हैं, वहां पर मेडिकल इमरजेंसी टीम होता है, वहां पर इन्विजिलेटिंग स्टाफ होता है, सिक्योरिटी पुलिस होते हैं, हायर अथॉरिटीज एंट्री करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग टेस्ट सेंटर में एंट्री करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग एक ही मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट सेंटर एंट्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट का अपना एक मैकेनिज्म होता है टेस्ट सेंटर में जाने की, इन्विजिलेटिंग स्टाफ का अपना एक मैकेनिज्म होता है, मेडिकल इमरजेंसी टीम का अपना एक मैकेनिज्म होता है। एक तरफ जो है स्टूडेंट होता है जो चेक पॉइंट पर जलील होकर अपने सीट पर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ हायर अथॉरिटीज होते हैं जिसे फैसिलिटेट किया जाता है और प्रोटोकॉल के साथ वो लोग एंट्री करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का अंदर जाने का अपना एक मैकेनिज्म होता है। तो बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन का भी है। यहां से फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा चीज अंदर जाता है तो अपना एक मैकेनिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा वाला चीज अंदर जाता है तो इसका अपना एक मैकेनिज्म होगा, ये बड़ा वाला चीज अंदर जाता है तो इसका अपना एक मैकेनिज्म होगा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई पोलर बॉडी अंदर जाता है तो अपना एक मैकेनिज्म होगा, या फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन पोलर चीज जाता है तो इसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे भाई कि ये वाला चीज किस तरह जाएगा, ये किस तरह जाएगा, ये किस तरह जाएगा और ये किस तरह जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब के सब मैकेनिज्म जो है अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में।
यानी दो तरह की ट्रांसपोर्ट होता है। एक हमारे साथ है बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हमारे साथ होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो जब हमारे साथ लार्ज साइज चीजें, लार्ज साइज या लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज सेल के अंदर जाते हैं या बाहर की तरफ आते हैं तो इसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और जब हमारे साथ स्मॉल साइज की चीजें, मॉलिक्यूल या आयंस जो हैं, जब सेल के अंदर जाते हैं या बाहर की तरफ आते हैं तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो अब हम क्या करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। तो चलिए देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट, अभी तो आप लोगों को पता चल गया कि यार बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। तो लार्ज साइज का कोई चीज या लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज सेल के अंदर जाता है या बाहर आता है तो इसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बी से याद रख के बड़ी बड़ी चीजें। अभी ये बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ये भी दो तरह की है, या तो लार्ज साइज का कोई चीज अंदर जाता है यानी इन साइड, और या लार्ज साइज का कोई चीज बाहर की तरफ आता है यानी आउटसाइड। तो जब लार्ज साइज का कोई चीज अंदर की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब लार्ज साइज का कोई चीज बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और ये लार्ज साइज का कोई चीज जब अंदर की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब ये लार्ज साइज का कोई चीज बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है यहां तक? अभी जो ये एंडोसाइटोसिस जो है ये भी फर्दर दो तरह की है, या तो ये वाला चीज सॉलिड होगा और या ये वाला चीज क्या होगा, लिक्विड होगा। तो जब ये सॉलिड होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। ठीक है, जब ये वाला चीज सॉलिड होता है और अंदर जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेगोसाइटोसिस। और जब ये वाला चीज लिक्विड होता है तो इसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस को हम ईटिंग भी बोलते हैं, यानी सेल ने ईट किया, सॉलिड चीजें खाई जाती हैं। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस को हम ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, यानी सेल ने ड्रिंक किया। पेगोसाइटोसिस के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो हमारे साथ मैक्रोपैज सेल या न्यूट्रोफिल सेल हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल सेल, ये हमारे साथ है न्यूट्रोफिल सेल। न्यूट्रोफिल सेल क्या करते हैं, ये डिटेक्शन करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं फॉरेन बॉडी की। फॉर एग्जांपल इसके कांटेक्ट में आ गया बैक्टीरिया, तो अब ये न्यूट्रोफिल सेल जो है इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है थ्रू पेगोसाइटोसिस। तो किस तरह होता है पेगोसाइटोसिस, यहां पर से ये मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल इस तरह इसके ऊपर आ जाता है और फिर इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रोफिल सेल, तो ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर चली जाती है और ये जो मेम्ब्रेन है ये दोबारा से रीफॉर्म होता है और फिर इसको जो है अंदर लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाते हैं और डिग्रेड कर जाते हैं। तो इस तरह हमारे साथ क्या होता है, पेगोसाइटोसिस होता है। पिनोसाइटोसिस जो है इसका एग्जाम्पल हमारे साथ क्या हम ले सकते हैं, वो सेल जो क्या करते हैं, फ्लूइड इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ हो गया अमीबा सेल। ठीक है, अमीबा सेल फॉर एग्जांपल ये है अमीबा सेल। अमीबा सेल क्या करते हैं, फ्लूइड इनटेक करते हैं। कोई भी सेल जो फ्लूइड इनटेक करते हैं, यानी कोई फ्लूइड जो है, फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड है और ये इस सेल के अंदर जाते हैं,
तो प्रोसेस क्या है, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। लेकिन ये पिनोसाइटोसिस किस तरह होता है, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, मेम्ब्रेन पिंचअप हो जाता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है और इसमें स्मॉल पिट्स बनते हैं और इन पिट्स के थ्रू जो है ये चीज़ है, ये लिक्विड चीज़ें जो हैं ये अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो ये है हमारे साथ पिनोसाइटोसिस। और एक पॉइंट यहां पर ये याद रखें कि पेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों क्या है, ये प्रोसेस है। और अब ये चीज सेल के अंदर जब चला जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला बैक्टीरिया सेल के अंदर गया या ये वाला फ्लूइड जो है जब सेल के अंदर चला जाता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, जब सॉलिड वाला चीज अंदर चला जाता है यानी ये बैक्टीरिया जब अंदर चला जाता है तो इसे फिर हम कहते हैं पेगोसोम, या हम इसे फूड वैक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। और जब लिक्विड यानी फ्लूइड जो है अंदर की तरफ चला जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं पिनोसोम। क्लियर है। अब हम आते हैं भाई एक्सोसाइटोसिस की तरफ। तो एक्सोसाइटोसिस को हम वोमिटिंग भी बोलते हैं, यानी सेल ने वोमिट किया। और ये जो एक्सोसाइटोसिस है यानी अब ये चीज जो है बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी फर्दर दो तरह की है, ठीक है। या तो ये बाहर जब ये चीज आता है या तो ये चीज यूजफुल चीज होगा यानी हार्मोन एंजाइम वगैरह, या ये वेस्ट सब्सटेंस होगा। तो जब यूजफुल चीज सेल के बाहर आता है तो इसे हम कहते हैं सिक्रीशन, और जब वेस्ट यानी फजूल किस्म की चीज बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के अंदर फर्क नहीं जानते हैं। तो सिक्रीशन वो है जो बाहर जो यूजफुल चीज बाहर की तरफ आता है और एक्सक्रीशन वो है जो फजूल किस्म की चीज बाहर की तरफ आता है। क्लियर है। सिक्रीशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ये हमारे साथ है एक सेल और फॉर एग्जांपल ये है बीटा सेल। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन बनाते हैं। ये इंसुलिन का एक वेसिकल, ये दूसरा वेसिकल, यहाँ पर बहुत सारे इंसुलिन बनते हैं और ये स्टोर होते हैं यहाँ पर। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो फिर बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, और इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल पर आ जाता है। तो ये किस तरह सीक्रेट होते हैं, तो जब इंसुलिन को सीक्रेट करना होता है तो ये वेसिकल जो है ये यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है। तो फिर ये इंसुलिन जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करती हैं और साथ साथ में इस सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री भी होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर इंसुलिन की सिक्रीशन होता है। क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे साथ नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एसिटाइलकोलिन, ये भी वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो जब भी हमारे साथ एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करना होता है तो यहाँ पर ये जो वेसिकल है ये मेम्ब्रेन के साथ इस तरह फ्यूज कर जाता है, और ये भी बिल्कुल इस तरह है कि यहाँ पर कैल्शियम की एंट्री होती है और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की एक्शन की वजह से यहाँ पर फिर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन हो जाता है। तो ये दोनों जो है एसिटाइलकोलिन और इंसुलिन दोनों क्या है, ये यूजफुल चीज़ें हैं। तो यूजफुल चीज़ें सेल से बाहर जब आती हैं तो इसे हम कहते हैं सिक्रीशन। और एक्सक्रीशन की एग्जांपल क्या हो सकता है, तो यार फॉर एग्जांपल हमारे साथ रेनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, किडनी सेल्स, वो क्या करते हैं, रेनल ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो हमारे साथ यूरिया बनाते हैं। तो फिर ये यूरिया जो है ये सेल से बाहर की तरफ आता है। यूरिया क्या है भाई, एक वेस्ट है, ठीक है।
या फॉर एग्जांपल हमारे साथ लीवर सेल है, तो वो क्या करते हैं, बिलिरुबिन बनाते हैं लीवर सेल, तो वो भी क्या है, वो बिलिरुबिन जो है वो भी सेल से इस प्रोसेस के थ्रू जो है बाहर की तरफ आता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्योंकि बिलिरुबिन या यूरिया या यूरिक एसिड ये चीज़ें जो है ये हमारे साथ वेस्ट चीज़ें हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस है, फजूल किस्म की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जब बाहर की तरफ आती है इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और जब एक यूजफुल चीज़ें बाहर की तरफ आती हैं तो इसे हम कहते हैं सिक्रीशन। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी वेसिकल के फॉर्म में है, ये भी वेसिकल के फॉर्म में है, ये भी वेसिकल, ये भी वेसिकल, तो इस बल्क ट्रांसपोर्ट को हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर हमारे साथ बल्क ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता है। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, हमारे साथ दो तरह की है, या तो कोई लार्ज साइज की चीज अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ आता है। तो जब अंदर की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जब बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है ये फर्दर दो तरह की हैं, या तो सॉलिड चीज अंदर जाएगा या लिक्विड चीज अंदर जाएगा। जब सॉलिड जाता है तो इसे हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं, जब लिक्विड जाता है इसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी हमारे साथ दो तरह के हैं, या तो यूजफुल चीज बाहर की तरफ आएगा या वेस्ट चीज जो है ये बाहर की तरफ आएगा। तो यूजफुल चीज जब आता है तो इसे हम कहते हैं सिक्रीशन, और जब वेस्ट चीज जो है ये बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये था भाई हमारे साथ बल्क ट्रांसपोर्ट। अब हम जाते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा भाई, बल्क ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने देखा वहां पर क्या था, जब लार्ज साइज या लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज सेल के अंदर जाता है या बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या है, जब कोई स्मॉल साइज का कोई पार्टिकल, कोई चीज़, आयन, मॉलिक्यूल वगैरह जो हैं वो जब अंदर जाता है या बाहर की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट हमने किस तरह कैटेगराइज किया था, ट्रांसपोर्ट, तो हमारे साथ दो तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, एक हमारे साथ है बल्क ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे साथ है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट तो अभी हमने पढ़ लिया है कि यार बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, जब लार्ज साइज या लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ सेल के अंदर जाता है या बाहर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हमारे साथ दो तरह की हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ दो तरह की है, एक हमारे साथ है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे साथ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या है, जब स्मॉल साइज की कोई चीज सेल के अंदर जाता है या बाहर आता है, कोई आयंस है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल साइज की, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या है, ये भी दो तरह के हैं, एक हमारे साथ होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारे साथ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके बाद हम आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सो इट इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जब सेल के अंदर जाता है या बाहर की तरफ आता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस सेल के अंदर जाते हैं या बाहर की तरफ आते हैं लेकिन यहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, तो इस तरह ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी नो एटीपी यूज, यहां पर कोई एटीपी यूज नहीं होगा। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर याद रखें कि ये जो मोमेंट होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज
along the concentration gradient। along the concentration gradient का मतलब क्या है कि यार हमारे साथ किस तरह मोमेंट होता है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मोमेंट होता है तो इसे हम कहते हैं along the concentration gradient। फॉर एग्जाम्पल पानी जहाँ ज़्यादा होगा तो उस तरफ जाएगा जहाँ पानी कम हो, या फॉर एग्जाम्पल इस कमरे के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उस कमरे में जाएंगे जहाँ पर लोग कम हो। ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं रहेगा, अगर इस कमरे के अंदर कोई पार्टी चल रही तो उस कमरे वाले भी यहाँ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंक ड्रॉप पानी में डालोगे, ये वाला फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है और अभी आपने क्या किया, इसके अंदर इंक ड्रॉप डाल दिया, ठीक है, ये इंक ड्रॉप है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इंक ड्रॉप जो है ये पूरी ग्लास के अंदर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इंक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये हाई कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर लो है या बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा और थोड़ी देर बाद आप लोगों को इस पूरी ग्लास के अंदर जो है कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पूरा इंक ड्रॉप जो है पूरी ग्लास के अंदर फैल जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या है, ये है मोमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट होता है तो इसे हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या सिटीज़ से लोग जब रूरल एरिया में आते हैं तो सिटीज़ में क्या होती है, वेल पॉपुलेटेड होते हैं, क्राउडेड एरिया होती हैं, और रूरल एरियाज़ में क्या होते हैं, पॉपुलेशन कम होता है। तो हाई पॉपुलेशन से जब लोग लो पॉपुलेशन की तरफ आते हैं तो ये भी क्या है, ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारे साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये पढ़ते तीन तरह के हैं। ठीक है, तो एक एक आप पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, पढ़दर तीन तरह के हैं। तो अब हम नंबर बाय नंबर एक एक देखेंगे। पहले नंबर पर हमारे साथ है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है भाई, ये है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। किस तरह हम डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस? सो इट इज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम less concentrated solution to more concentrated solution। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। पहला पॉइंट ये याद रखिए, इट इज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे साथ एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, यहां पर होगा भाई 80%, फॉर एग्जाम्पल यहां पर वाटर है यानी सॉल्वेंट है, और 20% यहां पर क्या है, यहां पर सॉल्यूट है। तो ये है भाई हमारे साथ लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और मोर कंसेंट्रेटेड, तो यहां पर एक दूसरा सोल्यूशन है जिसमें 20% क्या है, वाटर है यानी सॉल्वेंट है, और 80% क्या है, सॉल्यूट है। तो इसे हम कहते हैं मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दो क्या है, ये लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस क्या है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसेंट्रेटेड। तो ये मोमेंट किस तरह होगा, लेस कंसेंट्रेटेड से मोर कंसेंट्रेटेड की तरफ होगा। और मोमेंट किस चीज का है, सॉल्वेंट का मोमेंट है। तो यहां पर क्या है, सॉल्वेंट हमारे साथ है वाटर, तो ये वाटर का मोमेंट। और वैसे ऑस्मोसिस जो है ये भी क्या होता है, ये स्पेशली फॉर वाटर होता है। ठीक है, यानी मेनली वाटर जो है मेम्ब्रेन से किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो है सॉल्वेंट मोमेंट करता है। तो ये वाला जो मोमेंट है इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये अगर आप देखें तो ये क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है। यहां पर हम कंसंट्रेशन किस चीज की लेते हैं, सॉल्वेंट की लेते हैं। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहां पर हाई है, यहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, यहां पर लो है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, यानी ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जब हम आरबीसी को एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑस्मोसिस होगा। किस तरह है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी हमारे साथ तीन किस्म के एनवायरनमेंट होता है। एक होता है हाइपोटोनिक, जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होता है। दूसरा क्या है, हाइपरटोनिक, यानी वहां पर क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होता है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होता है। और तीसरा होता है आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होता है। तो ये क्या है, ये है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, यानी यहां पर क्या है, यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है। फॉर एग्जांपल यहां पर 80% सॉल्वेंट है यानी वाटर है और 20% क्या है, सॉल्यूट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक आरबीसी रखते हैं, ठीक है, एक आरबीसी। और फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है हाइपरटोनिक, यानी इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, फॉर एग्जांपल 80% है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ये लो है, यानी 20% है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर आप देखें ऑस्मोसिस किस तरह होता है। ऑस्मोसिस हमारे साथ होता है, सॉल्वेंट की मोमेंट है फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये वाला जो एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक, ये क्या है, ये लेस कंसंट्रेटेड है क्योंकि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये मोर कंसंट्रेटेड है। तो अब क्या होगा, यहां से सॉल्वेंट की मूवमेंट इस तरफ होगा, यानी वाटर आरबीसी के अंदर जाएंगे, है ना, इस तरह। और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बी है। क्यों, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट जो है ये 80% है, सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन है, और यहां पर सॉल्वेंट क्या है, 20% है। तो यहां पर कंसंट्रेशन लो है, तो ये हाई कंसंट्रेशन के तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ ये मोमेंट होगा। सो इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये सॉल्वेंट का मोमेंट है, तो ये इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है ऑस्मोसिस। अच्छा भाई, दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा हमारे साथ क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दूसरा मैकेनिज्म क्या है, तो दूसरा मैकेनिज्म हमारे साथ है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। अब यार सिंपल डिफ्यूजन क्या है, तो सिंपल डिफ्यूजन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द मोमेंट ऑफ simple diffusion is the moment of anything from high concentration toward low concentration। कोई भी चीज जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो ऑस्मोसिस जो है ये हमारे साथ स्पेसिफिकली फॉर सॉल्वेंट के लिए है। जब हमारे साथ सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और जब कोई भी चीज यानी एनीथिंग, मोमेंट ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज जब हमारे साथ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और यहां पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
simple diffusion is the moment of anything from high concentration to low concentration without the help of protein. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये सिंपल डिफ्यूजन जो है ये स्पेशली किस चीज के लिए होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे साथ गैसेस जो हैं इसके ट्रांसपोर्ट होते हैं नॉन पोलर गैसेस की। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है और आपको पता है यार कि सेल क्या करता है, सेल लगातार ऑक्सीजन यूज करता है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होता है और सेल के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जो है इसका कंसंट्रेशन हाई होता है और बाहर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होता है। तो क्या होगा भाई, अभी यहां पर ये दोनों जो है ये नॉन पोलर गैसेस हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, यहां से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे साथ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये क्या है भाई, ये है सिंपल डिफ्यूजन। और ये भी अगर आप देखें तो ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट भी देखते हैं कि हमारे साथ जो सिंपल डिफ्यूजन है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, यानी जितना डिफरेंस ज्यादा, मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर डिफरेंस ज्यादा होता है, कुछ चीजें बाहर ज्यादा अंदर कम या बाहर अंदर ज्यादा बाहर कम, जितना ये डिफरेंस ज्यादा होता है तो हमारे साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। या हमारे साथ दूसरा क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है तो उतना क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। तीसरा हमारे साथ क्या है, तीसरा हमारे साथ है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। और टेम्परेचर जो है, जितना हमारे साथ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हाई होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा हम आते हैं तीसरी मैकेनिज्म की तरफ, क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा भाई, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये भी हमारे साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। किस तरह हम डिफाइन करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा भाई, तो किस तरह हम डिफाइन करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज द मोमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टूवर्ड लो कंसेंट्रेशन। अच्छा भाई, अब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन भी हमारे साथ मोमेंट ऑफ एनीथिंग और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है, मोमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। लेकिन अब मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि सिंपल डिफ्यूजन अकर विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इट इज द मोमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टूवर्ड लो कंसेंट्रेशन with the help of protein, with the help of proteins।
सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर दो डिफरेंसेस याद रखें। एक डिफरेंस ये है कि सिंपल डिफ्यूजन जो है ये विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सिंपल डिफ्यूजन जो है ये स्लो होता है एज कंपेयर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखते हैं कि यार ये प्रोटीन जो है यहां पर हम पढ़ते हैं कि इट इज अकर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो किस तरह ये प्रोटीन हेल्प करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? ये प्रोटीन क्या है? तो ये वही प्रोटीन है जो हम पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़े हैं। मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इंटरनल प्रोटीन होते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन होते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें बने होते हैं, रिसेप्टर्स बने होते हैं, चैनल बने होते हैं, कैरियर्स बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बने होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं कि इन प्रोटीन से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते हैं। यानी ये प्रोटीन असल में क्या करते हैं? ये प्रोटीन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं और उसके ट्रांसपोर्ट करते हैं, या सेल के अंदर या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो चलिए ये डिटेल देखते हैं प्रोटीन की कि हमारे साथ कौन कौन से प्रोटीन हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो हमारे साथ 3 तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि चीज़ों को फैसिलिटेट करके उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी 3 किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक हमारे साथ है रिसेप्टर, दूसरा हमारे साथ है चैनल और तीसरा हमारे साथ है कैरियर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। तो चलिए अब एक एक देखते हैं किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह चीज़ों को फैसिलिटेट करके उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसेप्टर किस तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो इसके रिस्पांस में क्या होता है, ये है बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। तो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो ये बीटा सेल क्या करते हैं, ये इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और ये इंसुलिन फिर अपने टारगेट साइट के ऊपर जाते हैं, वहां पर अपना एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है मसल सेल और ये है एडिपोज सेल। तो मसल सेल और एडिपोज सेल के ऊपर इंसुलिन के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये है हमारे साथ एक रिसेप्टर और इस तरह यहां पर भी क्या है, इंसुलिन का रिसेप्टर। तो ये इंसुलिन जो है यहां पर आ जाता है, यहां पर बाइंड कर जाता है और इस तरह यहां पर भी आता है और बाइंड कर जाता है। तो जब ये इंसुलिन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाता है तो इसके रिस्पांस में क्या होता है, तो यहां पर सेल अंदर से स्टिमुलेट होता है, अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं और यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसकी परमिएबिलिटी एनहांस हो जाती है फॉर ग्लूकोज और यह जो है ये ट्रांसपोर्टर ओपन हो जाते हैं फॉर ग्लूकोज। तो यहां से बहुत सारे ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। और बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसकी परमेबिलिटी इन्हांस हो जाती है या ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं ये इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं और इस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल पर आ जाता है। तो इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, यहाँ पर इन रिसेप्टर ने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट किया, क्योंकि यार ये एक तो ये ग्लूकोज बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरा ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये इस तरह डायरेक्टली मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा सकता। तो ये स्पेशल मैकेनिज्म है फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। और ये किस तरह होता है, इंसुलिन जब यहाँ पर बाइंड कर जाता है तो सेल अंदर से स्टिमुलेट हो जाता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ओपन करते हैं या परमेबिलिटी को एनहांस करते हैं और इसके थ्रू फिर क्या हो जाता है, बहुत सारी ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर आ जाते हैं।
और यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें कि यहाँ पर क्या है, ये इंसुलिन जो है ये सेल के अंदर नहीं गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और फिर जो है बाहर से क्या हुआ, इन रिसेप्टर की थ्रू क्या हुआ, सेल अंदर से स्टिमुलेट हो गया। रिसेप्टर का एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह है जैसा कि हमारे साथ क्या होता है, डोर बेल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप घर आ जाते हैं, लेट टाइम आप घर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद है, तो आप क्या करते हैं, डोर बेल प्रेस करते हैं, तो अंदर से कोई आ जाता है और गेट ओपन करता है, आपको अंदर लेके जाता है ना। इस तरह आप तो अंदर नहीं गए, सिर्फ आपने डोर बेल प्रेस किया और अंदर से कोई बंदा आ गया और आपको फैसिलिटेट किया। तो रिसेप्टर भी बिल्कुल इस तरह काम करता है। और हमारे साथ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, या हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, वो भी क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। और ये भी याद रखें, कुछ रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कुछ रिसेप्टर जो है वो अंदर होते हैं सेल के। तो जो चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है भाई, एक तो ये बहुत ही बड़ा चेन होता है अमीनो एसिड की, ठीक है, 51 अमीनो एसिड का इंसुलिन बना होता है। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा है, दूसरा जो है जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल के लिए रिसेप्टर्स बाहर की तरफ होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं इसके लिए रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल थायरक्सिन हो गया, तो थायरक्सिन जो है वो एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो इसका रिसेप्टर भी अंदर की तरफ होता है। इस तरह यहाँ पर इंसुलिन है, तो इंसुलिन का रिसेप्टर कहाँ पर है, ये सरफेस पर होता है। तो ये हो गया भाई रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर के थ्रू क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। दूसरा हमारे साथ क्या है, चैनल प्रोटीन। दूसरा क्या है, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, चैनल्स क्या होते हैं, तो चैनल हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम कहते हैं चैनल। और ये चैनल जो है ये अंदर से, इसके अंदर वाटर होते हैं, दीज आर वाटर फिल्ड। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ है, स्मॉल साइज की चीज़ है, पोलर चीज़ें जो है इन चैनल के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आयंस हो गई, ठीक है, या हमारे साथ वाटर हो गई, वाटर के लिए अपना चैनल होता है, इक्वापोरिन चैनल। इस तरह हर एक चीज के लिए अपना चैनल होता है। दीज चैनल आर हाईली स्पेसिफिक, यानी वाटर के लिए अपना एक चैनल होगा, पोटाशियम के लिए अपना एक चैनल होगा, सोडियम के लिए अपना एक चैनल होगा। तो ये चैनल क्या करता है, ये चीज़ें जो है, जो पोलर चीज़ें हैं या वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन जो है ये डिफरेंशियली परमिएबल है, ये पोलर चीज़ों को ये अलाउ नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये चैनल्स हैं, इन चैनल के थ्रू ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी ये चैनल क्या करती है, इन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि ये चीज़ें जो है इसके ट्रांसपोर्ट हो जाए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। क्लियर है। तीसरा प्रोटीन हमारे साथ क्या है, तीसरा प्रोटीन हमारे साथ है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। अब यार कैरियर प्रोटीन क्या है, तो कैरियर प्रोटीन उन चीजों के लिए होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, या फॉर एग्जांपल वाटर सॉल्युबल है लेकिन साइज में बड़ा है। यहां पर क्या है, वाटर सॉल्युबल चीज जो है वो चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अब एक चीज है वाटर सॉल्युबल है लेकिन साइज में बड़ा है। तो जब साइज में बड़ा है तो फिर इन पोर्स के थ्रू, चैनल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, फिर इसके लिए एक अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ है कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन किस तरह काम करता है, ये हमारे साथ है मेम्ब्रेन। इस तरह ये पूरा का पूरा क्या है, मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि चीजों को कैरी करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहां से ये वाला चीज अंदर जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां पर इस कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है,
इस तरह बाइंड कर जाता है और फिर इस कैरियर प्रोटीन के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह रोटेट हो जाता है, तो जब ये रोटेट हो जाता है इस तरह, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर बाहर से ये चीज़ यहाँ पर बाइंड कर जाता है, फिर इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं और ये चीज़ यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ से इस चीज़ को अंदर की तरफ रिलीज करता है। तो ये है भाई कैरियर प्रोटीन कि किस तरह कैरियर प्रोटीन जो है चीज़ों को फैसिलिटेट करता है और इसके ट्रांसपोर्ट करता है। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के अंदर जो सबसे मेन डिफरेंस है क्या है कि चैनल जो है ये पोर्स होते हैं, चीज़ें जो है इन पोर्स के अंदर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन कैरियर प्रोटीन जो है इसके अंदर पोर्स नहीं होते, लेकिन चीज़ें यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बाइंड हो जाते हैं, फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं और चीज़ को अंदर रिलीज करते हैं या बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। तो ये था भाई हमारे साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इसके अंदर प्रोटीन्स, और ये था हमारे साथ पूरा का पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं, चलिए देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे साथ ये भी क्या है, ये भी मोमेंट है। इट इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी यहां पर क्या है, यहां पर हमारे साथ होगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हमारे साथ मोमेंट है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी यहां पर क्या होगा, एटीपी यूज होगा, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, नो एटीपी यूज, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एटीपी यूज होगा। और साथ साथ में ये क्या है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये अलोंग नहीं बल्कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और या वहां पर क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट हो रहा था, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट होता है। अच्छा, तो अभी क्या है, यहां पर ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज अकर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तीन मैकेनिज्म्स थे, ऑस्मोसिस, सैंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस और सैंपल डिफ्यूजन जो हैं ये दोनों विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन हो रहे थे, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या था, वो भी हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हो रहा था। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हो रहा है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमारे साथ क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है भाई ये भी हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है। तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ये मोमेंट है भाई, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है, वहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं हो रहा था। वो क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था, वहाँ पर एटीपी यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है। तीसरा क्या है, वो जो था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। वहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट हो रहा था, यहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट हो रहा है। लेकिन याद रखें, ये जो हमारे साथ प्रोटीन्स हैं ये भी वही प्रोटीन्स हैं जो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कर चुके हैं, वही चैनल है, वही कैरियर है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है,
ये है प्रोटीन और इस प्रोटीन का यहाँ पर क्या है, एक चैनल बना है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या था, कुछ आयंस जो हैं ये इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह है, आयंस जो है ये इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है, ठीक है। और ये गार्ड जो है ये एक करप्ट गार्ड है। करप्ट का मतलब ये है कि ये पैसा लेता है, 100 रुपया दोगे तो अंदर जाने दूंगा, नहीं दोगे तो यहां पर खड़े रहना, अंदर नहीं जाने दूंगा। 1 रुपया दोगे तो एक राज के बाद बताऊंगा। तो यार ये क्या करता है, ये गार्ड पैसा लेता है और चीजों को अंदर जाने देता है। यानी क्या है, यहां पर एटीपी खर्च हो जाता है और एटीपी जो है ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहां से जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी यहां पर यूज होती है और यहां पर चीजों के ट्रांसपोर्ट होती है। और ये एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों ये एनर्जी खर्च हो रही है, तो इसका मेन रीजन ये है कि यहां पर हमारे साथ क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ हो रहा था। एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर एटीपी यूज होता है, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो जाता है। ये बिल्कुल हमारे साथ इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कोई चीज रिलीज करते हैं और ये चीज यहाँ पर आ जाता है, तो इस प्रोसेस में हमारे साथ क्या है, इट इज अकर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहां पर कोई एनर्जी जो है यहां पर यूज नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल ये चीज जो है ये हमने यहां पर लेके आना होता है, तो अब जो है इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये वाला जो मोमेंट था ये नेचुरल मोमेंट था, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस जैसे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल यहां से कोई चीज यहां पर लेके आना होता है। एक्सोथर्मिक में क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां से कोई चीज यहां पर लेके आना होता है। तो ये भी हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी हमारे साथ इस तरह है। अब इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, वो हमारे साथ है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ये आप लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, जब हमारे साथ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ है एक सेल, नर्व सेल। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पंप लगा होता है, इस तरह एक पंप लगा होता है। और ये पंप क्या करता है, ये पंप यहां से लगातार 3 सोडियम जो हैं ये बाहर की तरफ आते हैं और इसके रिस्पांस में 2 पोटाशियम जो हैं ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये है इस पंप का काम। ये पंप क्या करता है, इट इज सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। तो ये पंप जो है यहां से 3 सोडियम बाहर की तरफ आते हैं और 2 पोटाशियम जो है ये अंदर चले जाते हैं। और जब 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम अंदर, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एटीपी खर्च हो जाता है। यहां पर एटीपी खर्च हो जाता है, एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब ये मोमेंट किस तरह अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, किस तरह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ जो सोडियम होता है, सोडियम इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। यानी इसका मतलब यह है कि सोडियम हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसका कंसंट्रेशन हाई होता है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। यानी ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर में हाई है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। और जो पोटाशियम है इट इज इंट्रासेलुलर आयन,
यानी इसका कंसंट्रेशन इंट्रासेल्युलर हाई है, इंट्रासेल्युलर हाई है, और एक्स्ट्रासेल्युलर इसका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम है। और अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, यहां पर हाई है, यहां पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई है, यहां पर कम है। अब इस ट्रांसपोर्ट को अगर आप देखें, सोडियम जो है अंदर से बाहर की तरफ है, यानी इस तरह मोमेंट है, और पोटाशियम जो है ये बाहर से अंदर की तरफ है, यानी इस तरह मोमेंट है। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन लो है और यहां पर हाई है, और ये मोमेंट जो है इट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और पोटाशियम में भी बिल्कुल इस तरह है, यहां पर क्या है, बाहर की तरफ जो है कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, और मोमेंट किस तरह है, बाहर से अंदर की तरफ है। सो इट इज आल्सो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी खर्च हो जाता है और इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है? तो ये था भाई हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और ये था भाई हमारे साथ पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट। अब इस चीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट, सेम पोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, ये थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट है। क्या है? प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेसेस, प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेसेस, यानी वो मैकेनिज्म्स जो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो दो प्रोसेसेस हैं, दो मैकेनिज्म्स हैं, याद रखें। एक हमारे साथ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हम पढ़ चुके हैं, वहां पर क्या था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हुआ करता था। और एक प्रोसेस ये है, क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो प्रोसेसेस, ये दो मैकेनिज्म याद रखें, दीज आर प्रोटीन मेडिएटेड, यानी ये प्रोसेसेस जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होते हैं। और बाकी जो हमारे साथ ऑस्मोसिस हो गया या सिंपल डिफ्यूजन जो है, वो दोनों प्रोसेसेस क्या है, नॉन प्रोटीन मेडिएटेड, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यहां पर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्या है, हमारे साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, एक हमारे साथ होता है रिसेप्टर, दूसरा क्या होता है, चैनल, तीसरा क्या है, कैरियर, फोर्थ नंबर क्या है, पंप, और लास्ट में हमारे साथ है गेट। अब ये चीजें क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं। रिसेप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई चीज बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ, फिर सेल को अंदर से स्टिमुलेट करता है, और उसके रिस्पांस पे कुछ एक्टिविटी, कुछ चेंजेस जो है ये सेल के अंदर आ जाते हैं। चैनल जो है ये क्या है, ये हमारे साथ पोर होता है, और इन पोर के थ्रू क्या होता है, चीजें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कैरियर जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी चीजें बाइंड कर जाते हैं, फिर जो है इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाते हैं और चीज़ को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। पंप जो है यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी चीज़ें बाइंड कर जाती हैं। अब यार इन तीनों के अंदर अगर आप देखें, रिसेप्टर, कैरियर और पंप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी बाइंड है, यहाँ पर भी बाइंड है, यहाँ पर भी बाइंड है। तो इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और ये क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर है। तो यहां पर क्या होता है, इस रिसेप्टर के साथ कोई चीज बाइंड कर जाता है, लेकिन ये चीज जो है ये अंदर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, और कैरियर में हमारे साथ अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये एक कैरियर प्रोटीन है, यहां पर ये एक कैरियर प्रोटीन है, और इस कैरियर प्रोटीन के साथ यहाँ पर कोई चीज़ जब बाइंड कर जाता है तो फिर इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, और ये चीज़ इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ से फिर रिलीज होता है। मतलब ये है कि रिसेप्टर के अंदर यहाँ पर जो चीज़ बाइंड कर जाता है वो चीज़ अंदर नहीं जाता है, लेकिन जो कैरियर है यहाँ पर जो चीज़ बाइंड कर जाता है वो चीज़ अंदर की तरफ चला जाता है।
क्लियर है। अब पंप और कैरियर के अंदर फर्क देखते हैं। पंप ये वाला क्या है, ये हमारे साथ पंप है, और इस पंप के थ्रू क्या होता है, कुछ चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ आते हैं या बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कैरियर में भी क्या होता है, कोई चीज़ जो है यहाँ पर जब बाइंड कर जाता है तो अंदर की तरफ चला जाता है। पंप में भी क्या है, यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पर बाइंड कर जाता है तो वो भी अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कैरियर से हमारे साथ होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और पंप से हमारे साथ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कैरियर से कोई चीज़ जब आता जाता है तो वहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होगा, और पंप से कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अंदर या बाहर की तरफ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे साथ एनर्जी खर्च होगा। अब गेट क्या है, तो गेट हमारे साथ या तो चैनल होता है या हमारे साथ पंप होता है। ये चैनल भी हो सकता है, पंप हो सकता है, और ये असल में करते क्या है, रेगुलेट फ्लो। ये फ्लो को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट फ्लो ऑफ सर्टेन आयंस मॉलिक्यूल, इन चीज़ों के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। गेटिंग में फिर हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होते हैं, नॉन वोल्टेज रेगुलेट गेट होते हैं, और साथ साथ में लिगेंड गेटेड गेट होते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये था हमारे साथ पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हम ये वाइंड अप करते हैं। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।